नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारे प्यारे देश को, हमारे महान देश को, हमारे एक महान परंपरा वाले देश को कुछ लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग कैसे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस देश को बनाने में हमारे पूर्वजों के, पुरखों के खून बहे हैं, जिन्होंने फांसी पे जो चढ़े हैं, जिन्होंने यातनाएं सही हैं, इस देश को सजाने संवारने में जिस प्रकार से अपना बलिदान किया है और हमें एक प्यारा देश सौंपा था 1947 में, जब देश को स्वतंत्रता मिली, और जब 1950 में हमारे देश को एक गणतंत्र घोषित किया गया, उसे बर्बाद करने में कुछ लोग किस प्रकार से जुटे हुए हैं और देश की सत्ता कैसे चुप बैठी हुई है। एक व्यक्ति हैं जो हैदराबाद के हैं, उनके भाई ने किस प्रकार से 15 मिनट पुलिस हटा लो और फिर देखो हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट दिया था। एक नौटंकी हुई थी, थोड़े दिन उनको जेल में रखा गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देश के अंदर चलाया और देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर परिवार को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उन्हें बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कोई अपराधी नहीं, कोई उन्होंने अपराध नहीं किया, जबकि उन्होंने देश को धार्मिक आधार पे बांटा, चाहे उनके बड़े भाई हों, चाहे वो खुद हो। और छोटी छोटी घटनाओं पर, ऐसी घटनाओं पर जो कपोल कल्पित हैं, जिनका कोई वास्तविक संदर्भ नहीं है, उन लोगों को कितना बदनाम किया गया, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, उन्हें अपमानित किया गया, उनकी कोर्ट के परिसर के अंदर पिटाई की गई और उन्हें बदनाम किया गया। और इतने साल बीतने के बाद भी आज भी बेशर्मी से उन्हें बदनाम करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ते। अमरावती की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीती थी और इसलिए जीती थी कि उनका समर्थन एनसीपी ने किया था और बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के जीती थी। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इस बार वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। नाम है उनका नवनीत राणा। उनके पति उसी अमरावती क्षेत्र के विधायक हैं। उन्होंने ये कल स्टेटमेंट दिया, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, हम उन्हें बता देंगे। मतलब एक हैदराबाद निवासी और एक अमरावती निवासी देश को धार्मिक आधार पे तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं। और ये अमरावती की जो पूर्व सांसद हैं, अब तो पूर्वी हैं, क्यों इस बार तो उनकी शायद जमानत ही जब्त हो जाएगी, तीसरे या चौथे नंबर पे वो आएंगी। उन्होंने खुलेआम देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया है। शायद इसलिए किया है, शायद वो ये चाहती हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए शीर्षस्थ लोग हैं, वो देश को तोड़ने वाले लोगों को जैसे पसंद करते हैं, उनके स्टेटमेंट को भी पसंद करेंगे और उन्हें पुरस्कृत करेंगे अगली बार अगर वो जीती, जिसकी संभावना क्षीण है। लेकिन उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को खुश करने के लिए स्टेटमेंट दिया ताकि अगली बार वो मिनिस्टर बन जाएं, जैसे और बहुत सारे लोग हैं। एक भोपाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जो खुलेआम गांधी की आलोचना करती थी और गोडसे का सम्मान करती थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई, टिकट नहीं मिला, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अभियुक्त, उन पे आरोप थे और कोर्ट में कहती थी उनकी तबीयत खराब है। और बाद में वो, मैंने कई कॉन्फ्रेंसेज में उनको देखा, मस्ती से बात करते हुए, घूमते हुए देखा, वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेलते हुए देखा। लेकिन कोर्ट के मामले में उसी प्रकार से वो बीमार थी जैसे आज शरद चंद्र रेड्डी शराब घोटाले, जो घोटाले है या जो भी नीति है उसके मामले में केस चल रहा है, उसमें वो इसलिए छूटे हैं कि उनके पीठ में दर्द है। नवनीत राणा स्वतंत्र रूप से घूम रही है इस आशा में कि कल अगर इन लोगों की सत्ता आ गई
तो वो देश को तोड़ने के बयान देकर मंत्री बन जाएगी। ये देश का दुर्भाग्य है। देश को स्वतंत्र कराने में जिन लोगों का योगदान है, आज उनको कितना कष्ट हो रहा होगा ये आप सोचते होंगे। नंबर 2, आप देखें आकाशानंद जो कि बहन जी के भतीजे हैं, उनके भाई के लड़के हैं, बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मैंने आकाश आनंद को सुना, जो उनका इंटरव्यू था उसको सुना और देख के लगा कि बच्चा बुद्धिमान है, ये युवा बुद्धिमान है। अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलता है, विचार भी उसके स्पष्ट हैं, नीति भी उसकी स्पष्ट है और किसी भी युवा को इस उम्र में जिस प्रकार की भावना रखनी चाहिए वो आकाश आनंद के अंदर मैंने देखी। उन्होंने खुलेआम कहा, किस प्रकार से उन्होंने कहा कि देश की जनता का जिस प्रकार से शोषण हुआ है, देश की जनता को जिस प्रकार से गरीब बनाया गया है, देश की जनता को जिस प्रकार से 5 किलो अनाज पे निर्भर कर दिया गया है, जिस प्रकार देश की जनता को रोजगार नहीं दिया गया है, देश की जनता को जिस प्रकार से महंगाई के गर्त में धकेल दिया गया है, देश की जनता को जिस प्रकार से पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया है, आकाश आनंद ने वैसी ही बात की जैसी आज की तारीख में देश का युवा सोचता है। बहन जी ने उनको उस पद से हटा दिया और उत्तराधिकारी जो घोषित किया था उससे भी उनका नाम वापस ले लिया। अब प्रश्न यह है, बड़े यूट्यूब चैनल्स पे इस पर डिस्कशन हो रहा है कि बहन जी ने आखिर ये किया क्यों, किस कारण से किया। कुछ लोग सोचते हैं कि आकाश को इससे हटाया कि बीजेपी के दबाव में बहन जी काम कर रही हैं। कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन कुछ और है, मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी के आदेश पर आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, बीजेपी को सारी बातें सुना दी, जनता तक वो सारी बातें पहुंच गई। जनता को यह पता चल गया कि जो बहुजन समाज पार्टी का युवा है वो क्या सोचता है, क्योंकि चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का युवा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का युवा हो या इंडिया अलायंस का युवा हो, युवा की भावना एक ही होती है। युवा थोड़े समय तक दिग्भ्रमित हो सकता है, थोड़े समय तक गुमराह हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी युवा, क्योंकि मैं भी युवा था तब मैं क्या सोचता था और आज का भी युवा ये सोचता होगा कि जिन माता पिता ने, उनके पितामह ने उनके परिवार में जिस प्रकार का त्याग करके उनको पढ़ा लिखा कर इस आकांक्षा से अपने पेट को काट कर उनको पढ़ाया लिखाया है कि उनको अच्छा नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलने के बाद वो सारे जो दुख उठाए हैं उनको सुख में कन्वर्ट किया जा सकेगा। और जिन नारों के आधार पर 2014 में जो बच्चे थे 17-18 साल के, उन्होंने अच्छे दिन के आकांक्षा में, किसानों ने आमदनी दुगनी होने की आकांक्षा में सोचा रहा होगा और सोचा था कि हम सत्ता पलटेंगे, कांग्रेस के हाथ से सत्ता लेंगे और उन लोगों को ये सत्ता देंगे जिन्होंने सपने दिखाए थे। तो आकाश आनंद ने वही सोचा था तो जो भी युवा सोचता है, या युवा क्या, हम जैसे बुजुर्ग भी सोचते हैं, वृद्ध भी सोचते हैं कि देश को किस दिशा में मुख्य मुद्दों पर बात करनी चाहिए। देश की महंगाई पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, अग्निवीर पे बात करनी चाहिए, किसानों की समस्या पे बात करनी चाहिए, पूंजीपतियों को सारी संपत्ति सौंपने पे बात होनी चाहिए, देश के अंदर बढ़ती हुई जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में, उसके बीच में बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से 10 साल के अंदर जो ऋण है वो 4 गुने हो गए हैं और जीडीपी नहीं बढ़ी है, तो देश की जनता को मुख्य मुद्दों पर लौटना चाहिए। ये जो 15 सेकंड में हम उन्हें खत्म कर देंगे और 15 मिनट में उन्हें खत्म कर देंगे, इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बात करके देश को तोड़ने का जो प्रयास करते हैं, ये चुनाव आयोग का, देश के कानून का, संविधान के अनुसार कर्तव्य है कि देश को धार्मिक विद्वेष और विध्वंस के तरफ ले जाने वालों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हम 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के,
भाई भाई हैं। हमारे लिए आकाश आनंद भी हमारा बेटा है। हमारे लिए जो चंद्रशेखर आजाद की औलाद हैं, रामप्रसाद बिस्मिल की औलाद हैं, अशफाकुल्लाह खां की औलाद हैं, जो भगत सिंह की औलाद हैं, वो भी हमारे परिवार का सदस्य हैं। और केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम किसी को हे नहीं समझते, किसी को कमतर नहीं समझते, किसी को अछूत नहीं समझते। और जो अपने को छूत और दूसरे को अछूत समझते हैं, हम उन्हें मूर्ख समझते हैं। तो आकाश आनंद के माध्यम से बहन जी ने अपना मैसेज जनता तक पहुंचा दिया और उसके बाद आकाश आनंद पे निर्णय लेकर उनको उत्तराधिकारी पद से हटाकर उनसे अधिकार छीनकर यह भी निर्णय बाजार में दे दिया कि ये बच्चा सही बात कर रहा था, ये अपने दिल की बात कर रहा था, ये जनता की दिल की बात कर रहा था। और इस तरह से उन्होंने अपने को दोनों तरफ से सुरक्षित कर लिया। क्योंकि मैं मानता हूं कि बहन जी बहुत बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं। वो एक नाव में पैर नहीं रखना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि एक महीने तक, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी ईडी सीबीआई उस प्रकार से काम कर रही हैं कि जो भी इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं उन पर अटैक कर रही हैं, उन पर रेड कर रही हैं, उनको जेल भेज रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अशोक चव्हाण हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, राधिका खेड़ा, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ जैसे लोग जिन्हें देश की जनता जानती ही कांग्रेस की वजह से थी, एंड समय पर पीठ पे छुरा भोंक कर उन्होंने जिस प्रकार का विश्वासघात किया है, इनका भी अपना एक समय आएगा जब देश की जनता इसका निर्णय लेगी क्या इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए कि उन्होंने उस पार्टी की पीठ पे खंजर भोंका जिसने इन्हें अस्तित्व में लाया। अब ये 2-4 दिन दिखाई पड़ेंगे टेलीविजन में, क्योंकि इनको हाईलाइट किया जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। क्या गौरव वल्लभ साहब इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, विदेश में पढ़े हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने फ्यूचर को एंटिसिपेट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं समझा कि आगे क्या होने वाला है, और अगर बीजेपी जीते तब भी वो पृष्ठभूमि में चले जाएंगे, और इंडिया लाइन जीता तब तो वो बिल्कुल ही पृष्ठभूमि में चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ना उन पे बीजेपी विश्वास करेगी और ना कांग्रेस विश्वास करेगी। तो बहन जी ने अपने पैर दोनों नाव में रख लिए, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया है कि इंडिया लाइन जीतने वाला है। हवा जो है इंडिया लाइंस के फेवर में चल रही है। थर्ड फोर्सेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। कैंडिडेचर डिक्लेयर करते समय उन्होंने यह ध्यान रखा कि इंडिया लाइंस के वोटों में बंटवारा न हो। जहां पे बीजेपी के वोटों का बंटवारा होता वहां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स दिए हैं, और जहां पे इंडिया गठबंधन के वोटों का बंटवारा होना था उन्होंने वीक कैंडिडेट्स दिए हैं, ताकि लगे कि वो इंडिया अलायंस का साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का फायदा हो। और अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी तो वो ये दिखा सकेगी कि देखो मैंने तुम्हारा साथ दिया था। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस और बहन जी के बीच में शायद कोई वार्ता हो गई है, कोई गठबंधन या एक अघोषित समझौता हो गया है। और अगर 1-2% चांस है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई, जिसकी संभावना अब 3 फेजेस के बाद नगण्य लगती है, चौथे फेज में तो और ही बुरी स्थिति होने वाली है, अगर आ गई तो फिर आकाश आनंद को दंड देने की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के कोप का भाजक भी नहीं बनेंगी। तो अगर दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी जीती तो भी उनका फायदा है, और एक पार्टी हारी तो भी उन्हें, अब इंडिया अलायंस जीते या भारतीय जनता पार्टी जीते, उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। अपना राजनीतिक जो चाल है, जो पासा उन्होंने फेंका है, मुझे लगता है वो बहुत सही फेंका है। तीसरा मुद्दा जो आज की तारीख में बहुत ज्वलंत है, जो मोदी जी ने तेलंगाना के अंदर जाकर, कर्नाटक के अंदर जाकर अडानी और अंबानी के खिलाफ बोला है। आखिर मोदी जी ने बोला क्यों है, और इसके बोलने से क्या वो इतना अबोध समझते हैं अंबानी अडानी को कि अंबानी अडानी उनके कोई या तो पार्टनर हैं
जैसे पहले भी आरोप लगते आए, बहुत लोगों ने आरोप लगाए, हमको भी संशय हुआ कि कहीं नोटबंदी में जो घपलेबाजी हुई, जो लाखों करोड़ों के पैसे लूटे गए, जमा कराए गए, चाहे वो पीएम केयर फंड में हुआ, चाहे वो चुनावी बॉन्ड में हुआ, वो सारे के सारे जो पैसे कमाए गए वो अडानी जी की कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस को बढ़ाने में लगाए गए। और अडानी जी के कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो अडानी जी का कम है और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा, ऐसा मार्केट में सर्कुलेशन में है, ऐसा लोग मानते हैं। अगर अडानी जी इतने निरीह हैं कि खुलेआम देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये लोग टेम्पो में भर भर के बोरों से इन्होंने राहुल गांधी के यहाँ पैसे पहुंचाए हैं, और अगर अडानी जी की खुद की कंपनी होती और खुद उनका अपना पैसा होता तो अभी तक उन्होंने डिफेमेशन केस फाइल कर दिया होता मोदी जी के खिलाफ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि पैसा अडानी जी का नहीं है, एक मुखौटा है, और पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो इसलिए अडानी अंबानी जी की तरफ से कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है, कोई गुस्सा भी नहीं दिखाया जा रहा। वरना अगर ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कहा गया होता कि ये लोग ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, मतलब अभी तक तो बाकी जनता पे ये आरोप लगाया जाता था कि आप विदेशी शक्तियों का तो समर्थन करते हैं, जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, हिडनबर्ग की बात करते हैं, लेकिन आप अडानी अंबानी के खिलाफ क्यों हैं? अरे अडानी अंबानी के खिलाफ तो बानी मोदी जी आप खुद बोल रहे हैं और खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी जो है ब्लैक मनी पैदा करते हैं और ये बोरों में पैसा राहुल गांधी के यहां पहुंचाते हैं, जबकि ईडी सीबीआई आपके पास है। अगर आपके पास ये सूचना है, अगर अमित शाह जी के पास ये सूचना है कि अडानी अंबानी ने बोरों में पैसा राहुल गांधी के यहां टेम्पो से पहुंचाया है, तो अभी तक ईडी चुप क्यों बैठी है? अभी तक उन्होंने इंट्रोगेट क्यों नहीं किया है? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है? अरविंद केजरीवाल को तो इस आधार पे आपने अरेस्ट कर लिया कि किसी ने कहा, एक एक्यूज ने कहा कि 100 करोड़ मांगे थे। यहां तो आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया है। तो पैसा लेने वाले पे आरोप लगाने से पहले सोचना जो चाहिए था कि आपके जिन कंपनियों में पैसे लगे हुए हैं अडानी अंबानी के, उनको तो ईडी सीबीआई भेजकर उनसे पूछताछ कर लेते, ताकि पता चलता कि वास्तविकता में उन्होंने बोरों में पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं, और क्या वो ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है। बोरों में पैसा दिया जाने का मतलब है कि वो ब्लैक मनी है। और आप तो महाराज ये कहा करते थे जब नोटबंदी लाए थे और 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट आपने सर्कुलेशन में लाए थे, इसका मतलब आपको लगता था कि 1000 का नोट बंद करेंगे, 2000 का लाएंगे तो उससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्लैक मनी तो अगर बोरों में पैसा आया है, टेम्पो में आया है और राहुल गांधी के घर पहुंचाया है, तो नोटबंदी का तो कोई अभिप्राय नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो क्या केवल विपक्षी दलों के धन स्रोतों को बंद कर देना, उन्हें कंगाल बनाकर अपने चुनाव को जीतना आपका उद्देश्य था? ये बात अब स्पष्ट समझ में आ रही है कि ऐसा ही था। इसके बाद अमित शाह जी के खिलाफ, जेपी नड्डा जी के खिलाफ और अमित वाजपेयी जी के खिलाफ एफआईआर लिखा दी गई। जिस प्रकार से एक वीडियो में काट छांट करने की वजह से लोगों को आरोपित किया गया, लोगों को जेल भेजा गया, यहां तो अगर मैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस आपको दिखाऊं, या आपके पास भी आए होंगे, हर श्रोता दर्शक के पास आए होंगे, जिसमें अमित वाजपेयी जी ने सारी वीडियो उनकी एडिटेड है, सारी फेक है, ज्यादातर फेक है। और अमित वाजपेयी जी जाने ही इसीलिए जाते हैं कि वो ये काम करने में माहिर हैं। उनकी एक सेना है, आईटी सेल है जिसको कहते हैं, जिसने देश में भ्रामक प्रचार करके जो बात कही मोदी जी ने, उसे काट फांट के कह दिया कि राहुल गांधी ने कहा है। धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली चीजें जो जनरेट हुई और व्हाट्सएप पे फैलाई गई, जिसके मेरे पास भी हजारों उदाहरण हैं, आपके पास भी होंगे। और क्योंकि सत्ता उनकी थी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई आशा करते हैं देश की जनता अगर सही निर्णय लेती है तो कार्रवाई 5 जून के बाद होगी। तो ये जेपी नड्डा साहब के खिलाफ जो एफआईआर लिखाई गई है, जो अमित शाह जी के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है, जिस प्रकार से खुलेआम देश के अंदर धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, यह देश के लिए दुखदाई है।
कल मैंने एक कार्यक्रम में गया था, सरदार भगत सिंह के भतीजे बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाया जाता है, शाहजहांपुर के अंदर एक जगह है जहां रामप्रसाद बिस्मिल भगवान की पूजा किया करते थे और उसके जस्ट बगल में अशफाकुल्लाह खान नमाज पढ़ते थे। ये है हमारे देश की एकता, ये हमारे देश की प्यार और मोहब्बत की रीति है, जिसे पिछले 10 साल में तोड़ के रख दिया गया है। एक बार अशफाकुल्लाह खान बीमार हुए, बहुत तेज ज्वर था, उनका परिवार चारों तरफ खड़ा था। अशफाकुल्लाह खान राम राम कहने लगे। लोगों ने कहा कि राम राम क्यों कहते हो, अल्लाह अल्लाह कहो, मुसलमान काफिर हो गए क्या, राम क्यों कह रहे हो? किसी को लगा, उन्होंने कहा नहीं, ये राम भगवान श्री राम को नहीं बुला रहा है, ये राम प्रसाद बिस्मिल को बुला रहा है। जरा दिल को छूने वाली घटना है। इतना ज्यादा प्यार था राम प्रसाद बिस्मिल में और अशफाकुल्लाह खान में। राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया, राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्लाह खान की कान में कुछ कहा और अशफाकुल्लाह खान का बुखार उतर गया, तबीयत ठीक हो गई। ये था हमारे हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता और अखंडता, और यही देश की मजबूती का कारण था। उसे तहस नहस कर दिया गया। देश के अंदर केवल 2 काम हुए हैं पिछले 10 साल में। एक तो सड़कें बनी हैं, और सड़कें इसलिए बनी हैं कि उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है, और फॉरेन लोन लिए गए हैं उसको बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और दूसरा काम जो हुआ है, देश को धार्मिक विद्वेष में झोंक दिया गया, देश को कमजोर कर दिया गया है, देश को तोड़ दिया गया है। और बार बार कहा जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से कि रफेल है और वो है, फलाना ढिकाना हेलीकॉप्टर है और अस्त्र शस्त्र हैं। तो क्या ये आपके ड्राइंग रूम में सजाने के लिए आपने खरीदे हैं? सोनम वांगचुक 63 दिन से हड़ताल पे है। हजारों लाखों लोग लद्दाखी वहां हड़ताल पे हैं, अनशन पे हैं, -17 डिग्री के टेम्परेचर पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। चीन घुसा आ रहा है, नेपाल अपने कॉइन में आपके देश के अंशों को दिखा रहा है। ये जो खरीदे हैं, लाखों करोड़ों रुपए के विमान खरीदे हैं, उन लोगों ने ठेल दिए हैं आपके अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और हमारे देश को ऋण का भार भेज दिया है। अगर ये आपने बिना, इंदिरा गांधी ने तो छोटे छोटे अस्त्रों से पाकिस्तान को तोड़ दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर तो घुसवा दी थी अपनी सेना छोटे मोटे अस्त्रों से। इतने बड़े बड़े अस्त्र खरीदने के बाद अगर चीन अंदर घुस रहा है, मालदीव आपको आंखें दिखा रहा है, नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, तो धिक्कार है। अगर ये शस्त्र अस्त्र आपने खरीदे हैं तो इनका उपयोग कीजिए, ड्राइंग रूम में मत सजाइए, वोट लेने के लिए इनका उपयोग मत कीजिए। और जो सड़कें बनाई हैं, वो बड़े लोगों की कार फर्राटे से दौड़े इसलिए बनाई हैं। गरीब आदमी को चाहिए रोजगार, गरीब आदमी को चाहिए महंगाई से छुटकारा, किसानों को चाहिए एमएसपी की गारंटी। ये सड़कें जो आपने चमचमाती हुई बनाई हैं और अडानी जी के गोडाउन बनवा दिए हैं जिससे कि वो शोषण कर सकें, ये देश की दिशा को दिशाहीन कर रहे हैं। तो ये जो पूरा परिदृश्य बन रहा है, इससे लग रहा है कि 6 जून के बाद अच्छे दिन आएंगे। अगर जनता सही निर्णय लेगी, जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है वो निर्णय लेगी, तो 5 जून के बाद मुझे आशा है कि सही में अच्छे दिन आएंगे। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।